जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार डॉक्टर निहाल सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लास 12 का सिलेबस डिस्कशन एंड टेक्निकल कंप्लीट टेक्निकल मैथ का सिलेबस डिस्कशन कराया था, और मैंने बोला था कि अगली क्लास में क्लास 2 में आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन दी है। आपकी क्लास 2 है, फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है जो डॉक्टर निहाल सर यूट्यूब चैनल पर चली हुई है। क्लास 2 में आपका चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट चैप्टर करने से पहले, रिलेशन एंड फंक्शन को करने से पहले हमें 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट, उसको करना होता है। तो पहले हम सेट चैप्टर को पढ़ेंगे। तभी आगे जानेंगे सेट। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय लिखेंगे अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अवयवों के एक सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जो सार्वभौमिक रूप से समान हो। नेक्स्ट पॉइंट लगेंगे इसे मिडल ब्रैकेट जो इसका समझ होता है मिडल ब्रैकेट का, से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, सेट ए 1 2 3 4 5, सेट बी 2 4 6 8 10। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय। समुच्चय का मैं बता दूं, अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह या समूह बोल सकते हैं। जैसे कि हम कुछ तत्व या अवयव ले लें और उनका एक समूह हो जो सार्वभौमिक रूप से समान हो। सेकंड लाइन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, सार्वभौमिक रूप से समान हो। ऐसा कोई समूह नहीं जो किसी एक के लिए हो, जो सार्वभौमिक रूप से मतलब जो कोई भी है इस दुनिया में सभी के लिए समान हो। जैसा कि मैंने एक समूह लिया है 1 से 5 तक की संख्याओं का, 1 से 5 तक की संख्याओं का ऐसे हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग की 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगी, जो मेरे लिए भी 1 से 5 होंगी, सामने वाले के लिए भी 1 से 5 होगी, रविंद्र सर के लिए 1 से 5 तक नेचुरल नंबर होगी, सौरभ सर के लिए 1 से 5 तक नेचुरल नंबर होंगे। कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, सभी के लिए 1 से 5 तक नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगी, 1 2 3 4 5। एंड मैंने सेट भी लिया है, इसे बोल सकते हैं 2 4 6 8 10। इसे बोलते हैं स्टार्टिंग की 5 इवन नंबर। ये मेरे लिए भी स्टार्टिंग 5 इवन नंबर होगी, सामने वाला कोई भी हो इसमें सॉरी 0 ऐड करना है तो स्टार्टिंग की हो जाएगी 0 2 4 6 8। तो स्टार्टिंग 5 इवन नंबर, यानी स्टार्टिंग शुरू के 5 सम संख्याएं। क्या है, अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह या समूह। कोई भी अवयव, इसमें संख्याएं भी हो सकती हैं और इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, एबीसीडी हो सकती हैं, देशों के नाम और कुछ जो कुछ वैसा हो सकता है इसमें। जैसे सी यहाँ मान सकते हैं ए ई आई ओ यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट के स्वरों का समुच्चय, इंग्लिश अल्फाबेट के स्वरों का समुच्चय। तो इंग्लिश अल्फाबेट के स्वर कितने हैं, 5 ए ई आई ओ यू।
मेरे लिए भी यही 5 है, सामने वाले के लिए भी यही 5 है। और इसे मैंने ये कहा, इसे मिडल ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, इसे मिडल ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। सभी अवयवों को हमें इसमें लिखना है मिडल ब्रैकेट में, इसमें मिडल ब्रैकेट में लिखा है, इसमें मिडल ब्रैकेट में, इसमें मिडल ब्रैकेट में। एंड मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं एक समुच्चय बोलूं कि इंडियन टीम में मेरे 5 फेवरेट क्रिकेटर, तो ये ऐसा कोई समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे 5 मनपसंद खिलाड़ी जो होंगे, मेरे 5 फेवरेट खिलाड़ी जो होंगे वो अलग होंगे, और सामने वाले लोकेंद्र सर के अलग होंगे, सौरभ सर के अलग होंगे। ऐसे मैं बोलूं, मैं किसी क्लास में जाऊं, किसी क्लास में बोलूं, इस क्लास में 5 होशियार बच्चों का समूह, इस क्लास में 5 होशियार बच्चों का, इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप या समूह, तो मेरे लिए 5 इंटेलिजेंट बच्चे अलग होंगे, और कोई टीचर आता है उसके लिए 5 अलग होंगे, और कोई टीचर आता है उसके लिए 5 अलग होंगे। तो ये सार्वभौमिक रूप से समान नहीं है, सभी के लिए अलग है, मेरे लिए अलग और सामने वाले के लिए अलग। तो ऐसा कोई समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय में केवल वही हो सकता है जिसमें अवयव सार्वभौमिक रूप से इन सभी के लिए समान हो, और इसे मिडल ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट करता हूं, सेट समुच्चय क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसके बेस पे हमें रिलेशनल फंक्शन समझ में आता है। सेट क्या होता है? अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह, अवयवों को तत्व भी बोल सकते हैं यहाँ, अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह जो सार्वभौमिक रूप से समान हो, इसे मिडल ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। सार्वभौमिक रूप का मतलब है मेरे लिए भी समान, सामने वाले के लिए समान, कोई भी हो सबके लिए समान होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा था 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी प्राथमिक 5 प्राकृतिक संख्या, प्राथमिक 5 प्राकृतिक संख्या मेरे लिए भी 1 से 5 तक है, लोकेंद्र सर के लिए भी, सौरभ सर के लिए भी, भूपेंद्र सर के लिए भी, सभी के लिए यही है। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग की 5 इवन नंबर, स्टार्टिंग 5 इवन नंबर 0 2 4 6 8 मेरे लिए भी यही है और सभी के लिए भी यही है। एंड मैंने बोला था इंग्लिश अल्फाबेट के 5 इंग्लिश अल्फाबेट के स्वरों का समुच्चय। तो इंग्लिश अल्फाबेट के स्वर कौन से? ए ई आई ओ यू, सभी के लिए समान है, सार्वभौमिक रूप से समान है। नोट कीजिए। यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आगे नेक्स्ट हेडिंग है कार्डिनल संख्या। यहाँ से आगे नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल संख्या, ये कार्डिनल संख्या क्या होती है पहले से देखेंगे। समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। देखिए कार्डिनल संख्या किसे बोलते हैं कि कभी मैंने समुच्चय बताया था, समुच्चय में अवयवों की कुल अवयवों की संख्या, कोई समुच्चय है उसमें कुल कितने अवयव हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। इसे एन ए, अगर समुच्चय हमारे पास ये सेट ए है तो एन ए से, अगर सेट बी है तो एन बी से, अगर सेट एक्स है तो एन एक्स से, ईटीसी। एग्जांपल सेट ए है हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये कुछ सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू, जिसमें ये सेट है, इसमें ए ई आई ओ यू अवयव है, ऐसे बोल सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। देखिए इसे कार्डिनल संख्या निकालने के लिए किस लिखेंगे? एन ए से। और मैंने क्या बताया? समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। अवयव क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये अवयव है। ये पूरा क्या है?
ए बराबर ए से एक सेट है, उसमें ए यानी क्या है अवयव है, तो इसमें कितने अवयव है 1 2 3 4 5, तो n ये कितना हो जाएगा 5, इसी क्या बोलते हैं कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी 5, हमारी कार्डिनल संख्या सेट की कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी 5। ऐसे नेक्स्ट b बराबर है आपका 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कोई बी सेट है इसमें 6 अवयव है, हमारी कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी 6, कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी 6। कहने का तात्पर्य यह है किसी अवयव में किसी समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या को क्या कहते हैं कार्डिनल संख्या, किसी समुच्चय में अवयवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं कार्डिनल संख्या। जैसे n a n b n x जो सेट दिया हो उसके उसी को n के वर्ग रख के उससे व्यक्त करते हैं, n a n b n x से व्यक्त करते हैं। देखिए समुच्चय होता है समुच्चय अवयवों का परिभाषा संग्रह, उसके बाद हमारे कार्डिनल संख्या समुच्चय कुल अवयवों की संख्या से n a n b n x से व्यक्त करते हैं। जैसे आपके सामने सेट दिया है इसमें अवयव है 5 a e i o u, इसमें 5 अवयव है a e i o u, उसमें कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी कितने अवयव है 5, a e i o 5 हो गए तो उसकी कार्डिनल संख्या n बराबर 5। कोई आपके सामने b सेट है इसमें 6 अवयव है 1 2 3 4 5 6, उसकी कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी 6, कहने का मतलब ये है समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या। ऐसे ही मैं एक और लिखता हूं यहाँ पे एग्जांपल, पहले आप थोड़ा रुक कीजिए इसके बाद एक बार एग्जांपल बताता हूं। देखिए एक एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 03, सेट है सेट ए दिया है आपका, इसमें अवयव है 1 2 3 2 1 4 5 6 8 9 1। देखिए सेट ए है जिसमें अवयव दिए हैं आपके 1 2 3 2 1 4 5 6 8 9 1। अब इसकी कार्डिनल संख्या निकालने के लिए प्रिपेयर करेंगे n a से। अब देखिए मैंने क्या बोला था जिसमें कुल कितने अवयव हैं, तो इसमें आप अवयव करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे इसमें क्या कितने अवयव हो रहे हैं 11, और यहाँ पर ये गलत माना जाएगा क्योंकि मैं एक चीज बता दूं समुच्चय में कोई भी अवयव कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है, समुच्चय में कोई भी अवयव कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है उसको हम एक बार ही गिनते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं, कोई भी समुच्चय हो उसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव अगर रिपीट होता है तो हम उसे एक बार ही गिनते हैं, एक बार ही काउंट करते हैं। इसलिए इसकी कार्डिनल संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3, और 2 फिर से आ गया, 2 को नहीं गिनेंगे, 1 गिन चुका है 1 को नहीं गिनेंगे 4, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 8 में गिना गया 7, 8 के बाद क्या है 9, तो ये कितने हो गए 8 अवयव। एक इसे गिना जाएगा इसे गिना जाएगा इसे गिना जाएगा, फिर ये रिपीट हो गया इसे नहीं गिना जाएगा, ये रिपीट हो गया इसे नहीं गिना जाएगा, 4 आ गया इसे गिना जाएगा, 5 आ गया इसे गिना जाएगा इसे गिना जाएगा इसे एक को गिना नहीं जाएगा क्योंकि रिपीट हो गए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। कार्डिनल संख्या कितनी हो गई 8, कार्डिनल संख्या कितनी हो गई 8। कार्डिनल संख्या में क्या रख रहा है समुच्चय कुल अवयवों की संख्या, और अगर कोई अवयव रिपीट होता है उसको हम एक बार ही काउंट करते हैं, उसको हम एक बार ही काउंट करते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है समुच्चय को लिखने की विधि, समुच्चय को लिखने की विधि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए हमारे पास
विधियां हैं दो विधियां मैंने आपको एक बताया था जिसमें डायरेक्ट अंकों को लिख रहे थे 1 2 3 4 5। एक विधि तो हमारी ये होती है 1 2 3 4 5 और एक लिखा हमने ए ई आई ओ यू जिसमें डायरेक्ट हम अंकों को अल्फाबेट्स को लिखते हैं। एक तो हमारी विधि ये होती है। फिर दूसरी विधि होती है जैसे कि मैं कुछ लैंग्वेज टाइप में जैसे कि मैं बोल दूं वो सेट है हमारे पास जिसमें अवयव है 1 से 8 तक। 1 से 8 तक अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये होगा पहला तरीका। एक तरीका ये होता है लिखने का। एंड सेकंड टाइप होता है आपका जिसे हम बोलते हैं एक तो पहला टाइप लिखिए आप यहाँ पे रोस्टर फॉर्म इसे ये बोलते हैं रोस्टर विधि आंकिक विधि तालिका विधि सारणी विधि। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में कई नाम है। रोस्टर विधि भी बोलती है हिंदी में, आंकिक विधि भी बोलती है, तालिका विधि भी बोलती है और सारणी विधि भी बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट अंक होते हैं जैसे सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। या सेट बी बराबर ए ई आई ओ यू ये सेट हो गई। या सेट सी बराबर 5 10 15 20 हो गई। या सेट डी बराबर 2 4 6 8 हो गई जिसमें डायरेक्ट अंकों को अल्फाबेट्स को। या सेट एक्स बराबर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र जैसे जिसमें डायरेक्ट देशों के नाम संख्याओं के नाम अल्फाबेट्स के नाम इसमें डायरेक्ट अंक के रूप में लिखे हो इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे ये बोलते हैं अंक विधि तालिका विधि सारणी विधि। एक तो आपका रोस्टर टाइप होता है। अगर ये आपकी सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है जैसे कि एग्जांपल आपके पास कोई सेट था मैंने लगाया था 1 2 3 4 5 ऐसे कोई सेट है एक इसमें 5 अवयव है 1 2 3 4 5। तो ये क्या है इसमें रोस्टर फॉर्म में इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे a बराबर x such that x और ये क्या है नेचुरल नंबर ही तो है 1 2 3 4 5 से 5 तक क्या है 1 से 5 तक नेचुरल नंबर है x such that x belongs to नेचुरल नंबर कॉमा x such that x belongs to नेचुरल नंबर कॉमा x की वैल्यू इक्वल एंड लेस देन 5 देखिए डायरेक्ट अंकों के रूप में या डायरेक्ट नाम या डायरेक्ट अल्फाबेट्स से रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें एक शर्त या कंडीशन के फॉर्म दिखाया जाता है जैसे कि x belongs to नेचुरल नंबर। x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है प्राकृतिक संख्या लेनी। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कौन सी होती है जो 1 से इनफिनिटी तक होती है 1 से अनंत तक होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक होती है जो 1 से स्टार्टिंग होती है अनंत तक होती है। क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। तो हमें x की वैल्यू नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या लेनी है और x की वैल्यू
x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी लेनी है। तो x की वैल्यू 5 से बराबर है, 5 से छोटी क्या होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। और 1 2 3 4 5 क्यों लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर लेनी है। पहली शर्त में नेचुरल नंबर लेनी है, दूसरी शर्त 5 के बराबर या 5 से छोटी लेनी है। तो ये किसमें लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। और ये किसमें लिखा था, रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे 2 3 एग्जांपल और बता रहा हूं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, सेट ए बराबर x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल 10, लेस देन एंड इक्वल 10, लेस देन एंड इक्वल 10। देखिए ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये किसमें लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। अब हमें किसमें लिखनी है, रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। और किसमें लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में। वैसे लैंग्वेज की टैब में लिखी है उसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और डायरेक्ट टर्म फॉर्म में एबीसीडी में लिखना होता है उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो इसे क्या लिखेंगे, ए। देखिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, यहां पहले हम नेचुरल नंबर का एक सेट लिखते हैं, सेट n, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंफिनिटी तक होगा। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृतिक संख्या का। यहां पर ये क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब हमें इसमें से x की वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, x की वैल्यू 10 के बराबर, x की वैल्यू 10 लेनी है और 10 से छोटी। तो इसमें क्या लेंगे, सेट है। देखिए x की वैल्यू 10 बराबर या तो होगी और 10 से छोटी, यानी कि सभी वैल्यू 1 से 10 तक की वैल्यू ली जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में। इसमें लिख रही है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये किसमें लगा था, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किसमें कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में। और इसमें कंडीशन दी हुई थी x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है इंफिनिटी तक होती है। सेकंड कंडीशन थी हमारी x की वैल्यू हमें 10 के बराबर या 10 से छोटी लेनी है। तो 10 के बराबर 10 हो गया, 10 से छोटी ये सारी संख्याएं, इधर की सारी संख्या होगी। तो क्या हो गया, सेट में कौन संख्या आएगी, 10 9 8 7 6 5 आ जाए, 1 से 10 तक की संख्या सेट रोस्टर फॉर्म में ये होगी। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से आगे आ रहे हैं समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। देखिए समुच्चय के वैसे तो कई प्रकार है, लेकिन मैं यहाँ 12th क्लास के लिए रिलेशन फंक्शन के लिए बेसिक रहा हूं, इसलिए हम 2 3 टाइप पढ़ेंगे जो आगे में रिलेशन या फंक्शन में काम आएंगे। पहला है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट इसे बोलते हैं हम परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। देखिए फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों
को गिना जा सके। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। एग्जाम्पल आपके सामने सेट ए दिया हुआ है जिसमें अवयव है 1 2 3 4, जिसमें 4 अवयव है। तो इसमें क्या कितने अवयव है? इसमें 4 हैं, इनको गिन सकती हैं। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल सेट ए 1 2 3 4 4 अवयव है, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। आप सेट बी मान सकते हैं जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू। सेट बी में आप मान सकते हैं ए आई ओ यू, जिसमें हम 5 अवयव है ए आई ओ यू ने हम गिन सकते हैं। आप सेट सी मान सकते हैं 2 4 6 एंड सेट डी मान सकते हैं आप। इसमें मैं लिखूं सेट डी में x such that x belongs to natural number and x less than 8, जैसे कितनी संख्या आएगी 1 से 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए 1 से 7 की संख्या 7 संख्या हो गई, उसे हम गिन सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें, जिसमें एक सेट ए में 4 अवयव है, सेट बी में 5 अवयव है, सेट सी में 3 अवयव है, सेट डी में 7 अवयव है। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकें। अगला है आपका इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट अपरिमित समुच्चय। देखिए इसमें क्या होता है? अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसके अवयवों को हम गिन ना सकें। एग्जांपल में ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके तो क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। एग्जांपल सेट ए दिया हुआ है जिसमें हमें बोला है सारी नेचुरल नंबर से प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 पता नहीं अनंत तक होती है। तो इसमें अवयवों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल सेट बी दिया हुआ है हमें, इसमें नाम लिख सकते हैं सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए सम संख्या स्टार्ट 0 से होती है बट पता नहीं एंडिंग कहाँ होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों को गिना नहीं जा सकता। एंड सी आपका जो सेट है वो है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे भी हम नहीं लिख सकते वास्तविक संख्या कितनी है। इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिसके अवयवों को गिना जा सके। पहला कौन सा था? फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। सेकंड कौन सा है? इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों को ना गिना जा सके। एग्जांपल में एक नेचुरल नंबर हो गई, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, इसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता। तो ये कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट। नंबर है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त
रिक्त समुच्चय जिसे बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? नल सेट एम्प्टी सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। एग्जांपल देख लिया, जैसे कि 1 से -1 से छोटी, या मान लीजिए 0 से छोटी धनात्मक संख्याएं, 0 से छोटी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। सेट ए है 0 से छोटी धनात्मक संख्याएं। देखिए 0 से छोटी -1 -2 -3 ऐसे स्टार्ट हो जाती है, तो 0 से छोटी धनात्मक संख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए इसमें क्या अवयव आएगा? कोई अवयव नहीं आएगा, इसलिए ये खाली होगा। क्या होगा? खाली होगा। सेट बी है आपका 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय, 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय। देखिए विषम संख्या होती है वो जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो इसमें क्या खाली होगा? इसका भी क्या खाली ब्रैकेट आएगा। देखिए एक समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय नल सेट एम्प्टी सेट कहते हैं। इसमें सेट ए में जैसे कि 0 से छोटी धनात्मक संख्या है। देखिए 0 से छोटी कौन संख्या होगी? -1 -2 -3, और वो धनात्मक होती नहीं है, इसलिए इसको 0 से जो धनात्मक होती है वो बड़ी होती है, इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, इसलिए खाली होगा। एंड सेकंड है आपका 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाजित होती है कि विषम संख्या कौन सी होती है? 2 से विभाजित होती नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? कोई भी अवयव नहीं आएगा, ये भी खाली होगा या रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, इसे यानी नल सेट या रिक्त समुच्चय को खाली ब्रैकेट, ऐसे खाली ब्रैकेट या फाई जो होता है इससे व्यक्त करते हैं। फाई से या खाली ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। रिक्त समुच्चय को खाली ब्रैकेट या फाई से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं मैं, देखिए जैसे फाई से व्यक्त करते हैं या इस ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, तो देखिए हमें ये चीज नोट करके लिखनी है कि कभी भी हमें इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि नल सेट को क्या फाई से व्यक्त करते हैं, तो बहुत सा क्या बार-बार क्या हो जाता है गलती से इस ब्रैकेट के अंदर गलती से फाई को लिख देते हैं और ये हो जाता है गलत। कभी भी हमें नोट करके लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर फाई को नहीं लिखना है, बल्कि हमें इसको या तो अलग लिखना है, अगर इसको नहीं लिख रहे तो हम फाई को लिखेंगे अलग अलग। और इस ब्रैकेट में अगर हमने फाई को लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत। फाई और मिडल ब्रैकेट को रिक्त समुच्चय के लिए प्रदर्शित रिक्त समुच्चय को फाई से या मिडल ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, बट हमें इन दोनों को साथ नहीं लिखना है। इस ब्रैकेट में फाई को नहीं लिखना है, इन दोनों को अलग अलग लिखना है। इस दोनों को साथ में लिखने से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
अगला है आपका उपसमुच्चय। उपसमुच्चय उपसमुच्चय से इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। उपसमुच्चय देखिए इसमें क्या होता है। उपसमुच्चय एक ऐसा समुच्चय इसमें यहाँ पे क्या होता है, दो सेटों में एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव सेट ए में हो, यानी मान लीजिए दो हमारे पास सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। जैसे यहाँ मान लीजिए सेट ए में आपके अवयव है 1 2 3 एंड सेट बी में आपके अवयव है 1 2 3 5 6 8 9। ये आपका सेट है। ये बराबर 1 2 3 एंड ये बराबर 1 2 3 5 6 8 9। ये आपके दो सेट हैं। तो यहाँ पर इस सेट ए के सभी अवयव सेट बी में होने चाहिए। इस सेट ए के सभी अवयव सेट बी में, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होना, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समुच्चय ए को है उसके सभी अवयव, समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे समुच्चय बी में उपस्थित हों। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों। तो समुच्चय ए को जिसके अवयव जिसमें कम अवयव है उसके सभी अवयव जो ज्यादा वाले में जो कम वाला होगा उसे उपसमुच्चय कहेंगे। यानी यहाँ पर उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? ए। बी का उपसमुच्चय ए। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों। तो सेट ए को समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। सेट ए को बी का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय। जैसे यहाँ पे समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय करेंगे। देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर हो तो समुच्चय ए को जिसके अवयव जिसमें है तो जिसके अवयव है उसको बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यानी ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यहाँ पे हमारे दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में 1 2 3 अवयव है, सेट बी में 1 2 3 5 6 8 9 अवयव है। तो समुच्चय ए जो हमारा उसके तीनों अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। और मैं यहाँ लिख दूं इसका चिन्ह, यानी उपसमुच्चय का चिन्ह ऐसा होता है। इसका होता है या इसे सी टाइप में जो आपका है इससे प्रदर्शित कर दिया कि आपको क्या लिखा जाएगा? ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में अवयव है बी के सारे तो उपसमुच्चय क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। यानी ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो ए जो है बी का उपसमुच्चय है। ए सबसेट ऑफ बी, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सबसेट यानी उपसमुच्चय। ए सबसेट ऑफ बी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उपसमुच्चय क्या होता है? एक ऐसा दो समुच्चय होते हैं हमारे पास,
एक में कम अवयव होते हैं, एक में ज्यादा अवयव होते हैं। तो समुच्चय एक ए मान लेते हैं हम, 1 2 3 एक समुच्चय बी मान लेते हैं जिसमें 1 2 3 5 6 8 9 अवयव है। तो समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जो कम वाला होता है या जिसके अवयव उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, ये, इसका चिन्ह क्या होता है, ये। तो ए सबसेट ऑफ बी या ए उपसमुच्चय बी का, इसे कैसे बोलेंगे, ए सबसेट ऑफ बी या ए उपसमुच्चय बी का या ए उपसमुच्चय बी का। अगला है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। देखिए सबसेट क्या था, कोई हमारे पास दो सेट थे जिसमें से एक सेट होता था जिसमें कम अवयव थे, एक सेट बी जिसमें ज्यादा अवयव थे। तो सेट ए के अवयव सेट बी में उपस्थित थे तो सेट ए को उचित उपसमुच्चय बोलते थे। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय, सॉरी समुच्चय ए यहाँ पे हमारे पास कितने सेट होंगे, दो सेट होंगे। समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर उपस्थित हों, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर उपस्थित हों और समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर उपस्थित हों। हमारे पास यहाँ पर भी दो सेट होंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर हो उसे बोलते हैं उपसमुच्चय। लेकिन समुच्चय बी के भी सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर हो तो ऐसे समुच्चय क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर हो उसे उपसमुच्चय। और अगर समुच्चय बी के भी समुच्चय सभी अवयव समुच्चय ए के अंदर होते हैं ऐसे समुच्चय क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। इसे समुच्चय का जो साइन है वो नीचे ऊपर वाला साइन है, समुच्चय वाला साइन है ये और नीचे इक्वल वाला साइन से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेट ए है, ए बी सी डी एंड सेट समुच्चय बी है। इसमें क्या है, बी सी डी ए,
बी सी डी ए। एक सेट है हमारे पास ए जिसमें ए बी सी डी चार अवयव है, पहले समुच्चय बी हमारे पास सेट बी दूसरा है जिसमें चार अवयव है बी सी डी ए। पहले में ए बी सी डी है और दूसरे में बी सी डी ए है। देखिए ए इसमें है, ए इसमें भी है, ये जो है सेट ए के अंदर है और ए सेट बी के अंदर भी है, बी जो है वो सेट ए के अंदर भी है और बी है जो सेट बी के अंदर भी है, सी जो है सेट ए के अंदर है और सी जो है सेट बी के अंदर है, डी जो है सेट ए के अंदर है, डी जो है सेट बी के अंदर है। यानी ये चार अवयव सेट ए वाले चार अवयव सेट बी में उपस्थित हैं और सेट बी वाले चार अवयव सेट ए में उपस्थित हैं। सेट ए वाले बी में और बी वाले ए में। ऐसे में इस ए को क्या बोलेंगे? सबसेट। सबसेट का सब समुच्चय प्रत्येक नीचे पूरा साइन ए सबसेट सॉरी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में, ए के सभी अवयव बी में, बी के सभी अवयव ए में, यानी दोनों के अवयव दोनों समुच्चय में हों। तो ऐसे में ए वाले समुच्चय को क्या बोलेंगे? बी का उचित उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहले हमने सबसेट समझाया था। सबसेट क्या होता है? उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। तो सेट ए के सभी अवयव और समुच्चय बी, सेट ए के सभी अवयव सेट बी के अंदर है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर है। तो ऐसे में हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या बोलेंगे? उप समुच्चय। एंड नेक्स्ट मैंने बताया आपको प्रॉपर सबसेट उप समुच्चय, जिसमें क्या होता है? समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर हो, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर हो, लेकिन समुच्चय बी के बी अवयव समुच्चय बी के बी अवयव समुच्चय ए के अंदर उपस्थित हों। ऐसे में हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और उचित उप समुच्चय का प्रतीक क्या होता है? जो सबसेट वाला वो होता है वो नीचे वाला साइन। आ गया आपका इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय, समान समुच्चय। इक्वल सेट क्या होता है? जैसे हमारे पास दो सेट है, सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है हमारे पास 2 3 1। इक्वल सेट कौन सा होता है? देखिए जिसमें अवयव बराबर हो, दो समुच्चय में अवयव बराबर हो, जैसे ए में 1 2 3 है और बी में 2 3 1 है। समुच्चय इक्वल सेट कौन सा होता है? समान समुच्चय कौन सा होता है? जिसमें दो समुच्चयों और दोनों में अवयव बराबर हो, लेकिन दोनों में अवयव भी समान हो। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, लेकिन अवयव भी समान। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी क्या है? 2 3 1 है। इसमें 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है। अवयव बराबर हो, अवयव बराबर प्लस अवयव समान, अवयव बराबर व समान हो, अवयव बराबर व समान हो। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय कौन सा होता है? जैसे हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, ये में है 1 2 3 एंड सेट बी में है ए बी सी, ए बी सी। सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में ए बी सी।
इसमें क्या होता है, सेट में दोनों में अवयव बराबर हो, दोनों में अवयव बराबर हो लेकिन समान हो कोई नहीं। इसमें क्या होता है, अवयव बराबर हो। इक्वल सेट में क्या होता है, समान समुच्चय में क्या होता है कि दो समुच्चय दिए हों, दो समुच्चय में अवयव बराबर भी हो एवं अवयव समान भी हो। और इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, अवयव बराबर हो लेकिन समान ना हो, समान ना हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेट ए में 1 2 3 अवयव है, सेट बी में हमारे में ए बी सी अवयव है, लेकिन यहाँ भी 3 अवयव है, यहाँ भी 3 अवयव है, लेकिन समान नहीं है, बराबर है, समान नहीं है, बराबर है। और यहाँ पे क्या था, 1 2 3, या उसमें भी 2 3 1 बराबर भी थे और समान भी थे। तो बराबर और समान दोनों से इक्वल सेट, और जिसमें बराबर हो समान ना हो उसे इक्विवेलेंट सेट जिसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये है हमारे पास 1 2 3, हमारे पास 3 अवयव है। तो इसके अगर हम उपसमुच्चय बनाएं, इसके अगर उपसमुच्चय बनाएं कितने बनेंगे, एक उपसमुच्चय बनेगा जिसमें केवल एक अवयव होगा, दूसरा उपसमुच्चय बनेगा जिसमें केवल 2 अवयव होंगे, तीसरा उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 3 अवयव होगा, तीसरा अवयव होगा। जैसे कि आप 2 ही अवयव लीजिए, 2 ही अवयव लीजिए, 1 और 2। तो एक समुच्चय एक होगा जो एक का उपसमुच्चय होगा, एक अवयव वो होगा जिसमें ओनली 2 अवयव होगा, वो भी एक का उपसमुच्चय होगा। एक वो होगा जो खुद जिसमें 1 2, क्योंकि मैंने ये बताया था इसमें जो बराबर होते हैं उसे तो समुच्चय हो जाता है। तो 1 2 वाला भी जो समुच्चय है ये भी इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो एक होगा आपका फाई, एक होगा आपका फाई। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। इसे भी यहाँ पर नंबर सेकंड में लिखेंगे, रूट नंबर फर्स्ट एंड रूट नंबर सेकंड। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, समुच्चय होता है। क्योंकि कोई ऐसा व्यवय होगा जिसमें कोई व्यवय नहीं होगा, वो भी इसका क्या होगा,
उपसमुच्चय होगा। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और सेकंड पॉइंट क्या है, फाई यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और उपसमुच्चय मैंने आपको भी पीछे बताया था। मैं यहाँ पे आपको उपसमुच्चय निकालने के तरीके बताऊंगा। कोई समुच्चय होगा उसको उपसमुच्चय निकालने के तरीके। जैसे हमारे पास तो समुच्चय एक है जिसमें 1 2 3 अवयव है, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। पहले तो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक यानी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अभी तुम्हारे पास छोटा सेट है इसलिए हम निकाल सकते हैं, जब बड़ा सेट आएगा तो उसके हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, एक वो सेट होगा जिसमें केवल एक अवयव होगा, वो इसका उपसमुच्चय होगा। एक वो सेट होगा जिसमें केवल 2 अवयव होगा, वो भी इसका उपसमुच्चय होगा। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 3 अवयव होगा। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 1, 2 अवयव होंगे। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 2, 3 अवयव होंगे। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें 1, 3 अवयव होंगे। एक वो भी उपसमुच्चय होगा जिसमें तीनों ही अवयव होंगे, 1 2 3। और एक लास्ट कौन सा होगा, उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय या फाई। इस प्रकार इसके कितने उपसमुच्चय हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। इसके कितने उपसमुच्चय हो गए, 8। एक अभी मैं आपको बात बताता हूँ, एक और बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारा, सेट बी जिसमें अवयव है हमारे 3, 4, जिसमें अवयव हमारे 3, 4। तो इसका उपसमुच्चय कौन से होंगे, एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 3 अवयव होंगे। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 4 अवयव होगा। एक वो उपसमुच्चय होगा जिसमें केवल 3, 4 अवयव होगा। और चौथा कौन सा हमारा, फाई यानी रिक्त समुच्चय, इसमें कितने अवयव हो गए, 4 अवयव हो गए। यानी सॉरी अवयव नहीं, एक समुच्चय कितने उपसमुच्चय हो गए, 4 उपसमुच्चय हो गए। और इसमें इस उपसमुच्चय कितने उपसमुच्चय हो गए, 8 उपसमुच्चय हो गए। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ आ रही होगी। जैसे मैं आपको एक और बता दूं, एक हमारे पास सी समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव है। हमारे पास केवल सी समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, एक तो ये डी हो जाएगा जिसमें एक अवयव होगा। एंड लास्ट नेक्स्ट कौन सा होगा, फाई यानी रिक्त समुच्चय। इसके कितने उपसमुच्चय है, 2 उपसमुच्चय हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपके पास एक अवयव है, किसी समुच्चय में एक अवयव है, तो आपके उपसमुच्चय कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। जब आपके पास किसी समुच्चय में एक अवयव है तो आपके उपसमुच्चय कितने बनते हैं, 2 उपसमुच्चय बनते हैं। जब आपके पास किसी समुच्चय में 2 समुच्चय होते हैं, सॉरी 2 अवयव होते हैं, तो आपके उपसमुच्चय बनते हैं 4। जब आपके पास किसी समुच्चय में 3 अवयव होते हैं तो आपके पास कितने उपसमुच्चय बनते हैं, 8। यहाँ पे देख सकते आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये 2 की पावर में उपसमुच्चय बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक अवयव था तो यहाँ पर 2 की पावर 1, तो कितने 2 उपसमुच्चय बने। ठीक है, यहाँ पर कितने अवयव थे हमारे पास, 2, तो 2 की पावर में 2 यानी 4 उपसमुच्चय बने हमारे पास। यहाँ पर कितने अवयव है, 3, 2 की पावर 3 बराबर 8 उपसमुच्चय बने। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जितने अवयव हों उतने ही उपसमुच्चय बनते हैं। किसी समुच्चय में जितने अवयव हों उतने ही उपसमुच्चय बनते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अवयव थे किसी समुच्चय में, तो 2 की पावर 3, 8 उपसमुच्चय बने थे। और चौथा है आपका, यहाँ पर 2 अवयव थे तो 2 की पावर 2 यानी 4 उपसमुच्चय बने। यहाँ पर कितने, 1 पावर 2 की पावर 1 यानी 2 उपसमुच्चय बने। वैसे कंप्लीट तो ऐसे निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला मैं भी लिख देता हूं।
देखिए उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या होती है? 2 की पावर n। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं n है समुच्चय में अवयव, समुच्चय में अवयव। एग्जाम्पल सेट ए है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अवयव है 1,3, तो इसके उप समुच्चय बनाएंगे। तो एक जिसमें एक अवयव होगा वो उप समुच्चय बनेगा, जिसमें दो अवयव होगा वो उप समुच्चय बनेगा, जिसमें 1,2 दो होगा वो उप समुच्चय बनेगा, और एक पाई। हमारे कितने उप समुच्चय बनते हैं? 4। हमारे कितने उप समुच्चय बनते हैं? 4। और फॉर्मूले से हम अपनी ट्रिक से करेंगे तो करेंगे तो 2 की पावर 2 कितने अवयव है? 2। फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n, और n क्या है? यहाँ पे हमारे उप समुच्चय में अवयवों की संख्या, हमारे पास 2 अवयव है, तो 2 की पावर 2 यानी 4। यहाँ पर भी 4 तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। उप समुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देनी है। पहला है आपका ये बराबर 2, 4, 6 उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड है आपका सेट बी बराबर, इसमें 3,2 अवयव है, सेम यही उप समुच्चय की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है आपका सेट डी, जिसमें 4,5 अवयव है, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेट एक्स, जिसमें 9,8 अवयव है, 9,8, 3,2 ये अवयव है, उप समुच्चय संख्या ज्ञात कीजिए। आपका 5 क्वेश्चन है सेट पी, सेट पी है जिसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अवयव है, उप समुच्चय की संख्या ज्ञात कीजिए। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका समुच्चय निकालने की, समुच्चय की संख्या निकालने की फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको
उचित उपसमुच्चय की संख्या, उचित उपसमुच्चय की संख्या। ठीक है, उचित उपसमुच्चय कौन सा होता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट होता क्या है? जैसे ये में हमारे पास 1,2 अवयव थे, ये में हमारे पास 1,2 अवयव हैं, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेगा? एक वो जिसमें एक अवयव होगा, एक वो जिसमें 2 अवयव होगा, एक वो जिसमें 1,2 अवयव होगा। एक कौन सा होगा हमारा? फाई या रिक्त समुच्चय, फाई या रिक्त समुच्चय। तो उचित समुच्चय में हम उन अवयवों को लेते हैं या उन उपसमुच्चय को लेते हैं जिसमें कोई ना कोई अवयव हो या रिक्त समुच्चय ना हो, तो इसे हम इसमें नहीं लेंगे। तो उचित उपसमुच्चय की संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यहाँ पर हमारे 4 हो गए, लेकिन उचित उपसमुच्चय यहाँ पर हम देखेंगे उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय हमारे यहाँ पर कितने होते हैं? एक हटा देते हैं हम, यानी जिसमें अवयव है केवल उसी को लेंगे, फाई या खाली वाले उपसमुच्चय को हम छोड़ देते हैं। वैसे छोड़ने कितने हो जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3। एक बार देख सकते हैं आप जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके उपसमुच्चय एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 4 कोई नहीं है, एक जिसमें 1,2 होगा, एक जिसमें 2,3 होगा, एक जिसमें 1,3 होगा, एक जिसमें 1,2,3 होगा, एक होगा फाई या रिक्त समुच्चय। कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय कितने हो गए? उपसमुच्चय हमारे हो जाते हैं यहाँ पर 8। लेकिन अगर हम उचित उपसमुच्चय की बात करें, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय जिसमें हम खाली वाले सेट को, नल सेट को या फाई को हम नहीं लेंगे, जैसे हम लेंगे कितने हुए? 8 में से गया तो 7। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर कितनी थी? 2। तुम्हारे उपसमुच्चय बने थे 2, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर अगर 2 थे और फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो 2 की पावर 2 रखते हुए क्या 4 हमारे उपसमुच्चय बने, या क्या? उपसमुच्चय। और यहाँ पर 3 अवयव थे, 2 की पावर 3 फॉर्मूले में रखा तो 8 उपसमुच्चय बने, 8 सबसेट बने। लेकिन उचित उपसमुच्चय में क्या हो रहा है? 1 कम हो रहा है, या 4 थे उचित उपसमुच्चय 3 हुए, या 8 थे उचित उपसमुच्चय 7 हुए, एक ही कम हो रहा है, 4 से 3 हुए, 8 से 7 हुए। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उचित उपसमुच्चय की संख्या का 2 की पावर n। पहले उपसमुच्चय बनाएंगे 2 की पावर n बन गया, उचित उपसमुच्चय बना लिए पहले, और उसमें से एक ही कम करना है, फाई वाला सभी में से कम करना है, तो -1। उचित उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n - 1, 2 की पावर n - 1 इसका फॉर्मूला होता है उचित उपसमुच्चय। समुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, और उचित उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n - 1। क्योंकि 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फाई वाला रिक्त समुच्चय था उसको हम हटा रहे हैं, उचित उपसमुच्चय में उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पहली हेडिंग है हमारी यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, यानी
समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सम्मिलन। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो सेट होंगे, हमारे पास कितने सेट होंगे, दो सेट या तीन सेट या कितने भी सेट हो सकते हैं। ए बराबर इसमें ए बी सी डी चार लेवल, और अगला सेट है हमारे पास बी, जिसमें हमारे पास अभी अगर बी डी ई एफ जी, हमारे पास दो अवयव है। हमारे पास कितने समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ए में हमारे अवयव है ए बी सी डी, और बी में अवयव हमारे बी डी ई एफ जी, बी में अवयव है बी डी ई एफ जी, और ए में अवयव है ए बी सी डी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सभी एक ही समुच्चय में, सभी एक ही समुच्चय। और हमारा यूनियन का जो चिन्ह होता है यहाँ पर लिखेंगे यू। मैंने पहली क्लास में बेसिक में थोड़ा बताया था, यू टाइप का होता है, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन यानी सम्मिलन। देखिए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो सेट है हमारे पास, दो सेटों में अलग अलग है, तो दोनों सेटों के अवयवों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, एक ही सेट बना देंगे। क्या बना देंगे, एक ही सेट बना देंगे, नया सेट बना देंगे सी, जिसमें सभी अवयव ले लेंगे, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया, जिसके चार अवयव ए बी सी डी आ गए। अब बी के भी सारे अवयव ले लेंगे, तो बी हम लेंगे नहीं क्योंकि बी पहले ही आ चुका है, बी पहले आ चुका है, इसलिए बी हम लेंगे नहीं, और डी भी नहीं लेंगे क्योंकि डी भी पहले आ चुका है। अब रह गया ई एफ जी, ई एफ जी, तो ये सी जो है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन बराबर क्या हो गया सी, ए और बी का यूनियन बराबर क्या हो गया सी। यानी अब यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चय का सम्मिलन का मतलब क्या होता है, दो समुच्चय होते हैं हमारे पास, तो दोनों समुच्चयों को सारे अवयवों को मिलाकर हम एक सेट यानी एक समुच्चय बना लेते हैं, उसे ही यूनियन कहते हैं। जैसे ए के और बी के सारे अवयव मिलाकर हमने सी का नया सेट बना लिया, जिसमें सारे अवयव दोनों के आ गए हैं, और उसे हम ए यूनियन बी बराबर सी बोलते हैं। तो सी नया नाम दे दिया हमने, और था वो क्या, ए यूनियन बी। इसे यू से यानी यू टाइप का इसका एक प्रतीक होता है, इससे व्यक्त करते हैं। ये है आपकी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी समुच्चय का सार्वनिष्ठ, समुच्चय का सार्वनिष्ठ। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक तरह से कॉमन अवयव लेते हैं हम, कॉमन इंटीग्रल आपके लिए कॉमन लिख दिया है। जैसे एग्जांपल में आपका ए सेट है जिसमें 1 2 3 अवयव है, और सेट आपका यहाँ पर बी है जिसमें 2 3 4 5 अवयव है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उल्टा प्रतीक जो है
अभी यूनियन का ऐसे था, बट इसका उल्टा हो जाता है, इससे व्यक्त करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए इसमें क्या होता है। जैसे हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 अवयव है, एंड नेक्स्ट हमारा सेट है 2 3 4 5 जिसमें 2 3 4 5 अवयव है। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन या सार्वनिष्ठ। तो इसमें कॉमन अवयव लेते हैं जो दोनों सेट में, दोनों समुच्चय में अवयव कॉमन हो। जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें 2 3 5 है, तो इसमें कौन 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 से हैं? 2 है 3 है, इसमें 2 है 3 है, कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? इसमें 2 और 3, यानी जो कॉमन अवयव होंगे उसका मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए और बी में से कॉमन अवयव वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। तो इसमें 2 और 3 कॉमन अवयव थे, इसमें 2 और 3, 2 और 3 ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3, इसे हम नाम दे देते हैं सी, या ए इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम सी नाम दे सकते हैं। आगे आप सभी कुछ सवालों को देखेंगे, जैसे अवयव और उपसमुच्चय, अवयव और उपसमुच्चय के बीच अंतर, अवयव और उपसमुच्चय के बीच अंतर। जैसे एक सेट है ए, उसमें अवयव है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके अंदर एक सेट है जिसमें 6,7 अवयव है, और एक और इसके अंदर सेट है जिसमें 9 अवयव है। ये एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 अवयव है, और इसी सेट के अंदर एक और सेट है जिसमें 6,7 अवयव है, और एक और सेट है उसमें 9 अवयव है। देखिए यहाँ पर है अवयव, अवयवों को कैसे लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम उपसमुच्चय, उपसमुच्चय को कैसे लिखते हैं? उपसमुच्चय को कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे आपके कोई समुच्चय है ए, यहाँ पे समुच्चय है ए,
जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और समुच्चय के अंदर में भी एक समुच्चय जिसमें अवयव है 6 और 7 और एक और समुच्चय जिसमें अवयव है 9। देखिए अवयवों को लिखने का तरीका क्या होता है। पहले आपका है एक, तो एक समुच्चय के अंदर है बिलोंग्स टू ए। देखिए ए एक पूरा समुच्चय है और इसमें बोल रहा है कि एक समुच्चय है जिसके अंदर में अवयव है एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है एक और वो ए से बिलोंग करता है। देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है कि ए के अंदर एक समुच्चय है, ए के अंदर एक समुच्चय है, उसके अंदर एक अवयव है। तो जो एक है वो समुच्चय के अंदर नहीं है, ओनली समुच्चय के अंदर तो है, लेकिन ए के अंदर भी, क्योंकि ए से बिलोंग करता है तो ए के अंदर बताना चाह रहा है। ए के अंदर एक सेट है, एक तो एक समुच्चय है और उसके अंदर भी एक और समुच्चय है, उसमें एक है, ऐसा है नहीं है। अब देखिए आगे, दो बिलोंग्स टू ए, दो बिलोंग्स टू ए यानी ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है, उससे दो बिलोंग करता है, तो ए समुच्चय सही आता है और दो उससे बिलोंग करता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये क्यों गलत था, क्योंकि ये कहना चाह रहा था कि समुच्चय ए के अंदर भी एक समुच्चय है, समुच्चय ए के अंदर भी एक समुच्चय है, उसके अंदर एक जो एक है उसके अंदर है, बल्कि ऐसा नहीं है, एक जो है केवल एक ही अंदर है, एक के अंदर एक और उसके अंदर नहीं है, केवल एक ही अंदर, इसलिए यहाँ पर ये गलत था। अब सेम यहाँ पर ये कह रहा है कि जो दो है वो समुच्चय के अंदर है तब ए समुच्चय के अंदर है, नहीं ए डायरेक्ट है समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर दूसरे समुच्चय के अंदर नहीं है। एक ए जो है वो एक ही समुच्चय उसके अंदर दो है, सही है। अगर ए के अंदर एक और समुच्चय है, समुच्चय के अंदर समुच्चय है उसमें दो है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दो अकेला है, समुच्चय नहीं खाली दो आया है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि दो इस समुच्चय को बिलोंग करता है। अब सिर्फ कंडीशन यहीं पे समुच्चय तीन, बल्कि समुच्चय तीन नहीं केवल तीन अवयव, अवयव क्या है तीन, और यहाँ पर क्या कह रहा है समुच्चय तीन अवयव, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है समुच्चय 6,7 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय 6,7 बिलोंग्स टू ए, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए समुच्चय ए के अंदर, समुच्चय ए के अंदर एक समुच्चय है उसमें 6,7 है और यहाँ पर भी यही कह रहा है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले से देखिए 9 बिलोंग्स टू ए, ये यहाँ पर गलत क्यों हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए के अंदर 9 नहीं है, ए के अंदर एक समुच्चय है, एक समुच्चय है और उसके अंदर भी एक समुच्चय है, उसके अंदर है 9, और ये बोल रहा है कि नॉट डायरेक्ट बिलोंग्स टू ए, यानी 9 बिलोंग जो जैसे 1 और 2 बिलोंग कर रहा है ऐसे 9 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, 9 जो है समुच्चय के साथ बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इसे देखिए समुच्चय 7 बिलोंग्स टू ए, ये यहाँ पर क्या होगा गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा गलत होगा। ये यहाँ पर गलत क्यों होगा, क्योंकि जो 7 है 9 की तरह अकेला समुच्चय के अंदर नहीं है, 7 जो है वो 9 की तरह समुच्चय के अंदर नहीं है, 7 और 6,7 है, 6,7 है, 6,7 था वो सही था बिलोंग्स टू ए, इसलिए सही था, लेकिन 7 जो अकेला बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि 7 अकेला नहीं है, 6,7 है। अगर 9 होता, जैसे हमने 9 को भी सही किया है, ये 9 आया है ये बिलोंग करेगा, 9 आया है क्योंकि 9 समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर है, समुच्चय के अंदर समुच्चय और समुच्चय के अंदर 9, तो वो बिलोंग करेगा इसे। बल्कि 7 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 7 अकेला नहीं था, 7 के साथ 6 था और ये यहाँ पर 6,7 सही हो गया, अगर 7 अकेला आएगा तो गलत हो जाएगा। अब ये वाला आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपके लिए मैंने होमवर्क में कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ा है और 5 क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए हैं। अब यहाँ पे उप समुच्चय को कैसे लिखते हैं तो देखेंगे। उप समुच्चय देखिए, अब उप समुच्चय में क्या होता है, मैंने आपको बताया था उप समुच्चय को इस समुच्चय के चिन्ह के अंदर ही लिखा जाता है, समुच्चय के साइन के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन अवयवों को नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने अवयवों को जो साइन के अंदर लिखे थे उनको गलत कर दिया और जो साइन के अंदर नहीं लिखे थे उनको सही कर दिया, लेकिन जो समुच्चय के अंदर समुच्चय में लिखे थे उनको सही किया, क्योंकि जो ये जो है ये समुच्चय के लिए तो अवयव है ना, इसलिए इसको सही किया। अब उप समुच्चय में बता दूं, उप समुच्चय को हम इस साइन के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि जब हम अभी मैंने पीछे आपको उप समुच्चय निकालना बताया था तो उसमें मैंने सभी अवयव जो थे, जैसे एग्जांपल में एक समुच्चय है जिसमें 1,2 अवयव है, तो मैंने उप समुच्चय निकालना बताया था, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 1,2 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, यानी एक समुच्चय हो जाएगा। तो मैंने क्या करते हैं समुच्चय के ब्रैकेट चिन्ह के अंदर ही निकालता, इसलिए उप समुच्चय को क्या करते हैं इस साइन के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा था, इसी सवाल के लिए उप समुच्चय बता रहा हूँ, इसी सवाल के लिए मैंने आपको अवयव निकालना बताया था। समुच्चय 1 और यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह नहीं आएगा, उप समुच्चय का चिन्ह आएगा।
देखिए अवयव एक यानी समुच्चय एक उप समुच्चय ए का, समुच्चय दो उप समुच्चय ए का, तीन उप समुच्चय ए का, समुच्चय के अंदर समुच्चय जिसमें हमें 6,7 उप समुच्चय ए का। देखिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एक जो है ब्रैकेट के अंदर यानी एक उप समुच्चय ए का है क्योंकि ए से एक बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो है ब्रैकेट के अंदर उप समुच्चय ए का, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए तीन जो है उप समुच्चय को मैंने बताया था, उप समुच्चय को हमें इस ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन तीन ऐसे नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ बिलोंग्स टू होता, तीन बिलोंग्स टू होता, तीन बिलोंग्स टू कर रहा है, लेकिन ऐसे तीन उप समुच्चय नहीं, तो उप समुच्चय को हमेशा हमें किसमें लिखना है, इस ब्रैकेट में, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। अगर अवयव बिलोंग करना होता तो ये सही होता, लेकिन उप समुच्चय तो गलत हो जाएगा। बिलोंग्स टू में क्या होता है, अवयव को बिलोंग कराने में बिना ब्रैकेट में लिखते हैं, बिना ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो अवयव और जो उप समुच्चय होते हैं उप समुच्चयों में ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है, अब देखिए 6,7 पहले से एक अवयव था एक समुच्चय के अंदर और हमें उसको उप समुच्चय बनाना था, एक और उप समुच्चय का चिन्ह लगाना होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, दो उप समुच्चय के चिन्ह आए हैं, ये भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जैसे 9 उप समुच्चय ए, आपको ये बताना है ये सही है कि नहीं सही है, और ये समुच्चय 9 उप समुच्चय ए, ये दोनों बताने हैं आपको, इनमें से कौन सा सही है। नोट कीजिए यहाँ तक। अब मैं आपको 2-3 सवाल कराता हूँ। सेट ए में x such that x belongs to natural number, x such that x belongs to natural number, x square plus 5x plus 6 equal to 0, या 0 नहीं, सिर्फ ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन हमारा एक सेट है ए, उसके अंदर x such that x belongs to natural number, x square plus 5x plus 6 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये सवाल 12th वाले बच्चों को नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 11th क्लास में भी थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और मैं बता दूं 12th के लिए जो 12th वाले बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12th वाले बच्चे, उनके लिए बेसिक तो मैं बहुत पहले इस वीडियो में करा चुका, जहाँ तक आपका ये उप समुच्चय से पहले तक हो गया था, उसमें थोड़ा कॉमन और इंटरसेक्शन वाला और वो यूनियन वाला था, और जो मैं उसके आगे जो ज्यादा तक कराया था मैंने प्रॉपर सब्जेक्ट और उसके फॉर्मूले वगैरह लगाए हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से लगाए मैंने, एयरफोर्स हिंदी वगैरह में आते हैं उनमें से। इंटर के लिए जो हमें बेसिक क्लियर करना था वो तो हमने लास्ट आधे घंटे एक घंटे की जो वीडियो, एक घंटे आधे घंटे तक की वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था। अब अवयवों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x को मान लिया x प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 को माना है x प्लस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग रखते हैं, x प्लस 2, पहले यहाँ से x प्लस 2 को मान लेते हैं, और फिर यहाँ से क्या होता है x प्लस 3 बराबर 0। अलग अलग रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0,
और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 और x बराबर -3। देखिए मैं आपको बता दूं, अब हमारे पास a में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बोल रहा था कि x such that x belongs to natural number, x such that x belongs to natural number, और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया था x² + 5x + 6। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके बताइए इस समुच्चय A में कितने अवयव हैं, इस समुच्चय A में कितने अवयव हैं। देखिए हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया तो दो अवयव आए, वो क्या -2 और -3, -2 और -3। लेकिन हमें एक चीज और करनी होगी, इसने क्या बोला था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन सी होती है आप सभी को पता है, 1 से स्टार्ट होती है, +1 से स्टार्ट होती है इनफिनिटी तक, और हमारे पास दोनों दो मान है, दो मान में कौन से है नेगेटिव, इसलिए ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ए में कितने अवयव हुए, 0 अवयव या 5 या 0, कितने अवयव हो गए 0। तो इसको हम खाली छोड़ेंगे या 5 से व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को जो हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास इसके दो मान निकल के आए थे -2 और -3, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करते, जो नेचुरल नंबर में से नहीं आते, प्राकृतिक संख्याओं से नहीं होते। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है इनफिनिटी तक +3 होती है, और ये हमारे पास मान निकल गया है -3, इसलिए ए में कोई भी अवयव नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे रिक्त समुच्चय, क्या है इसका 0 अवयव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। या अगर ऑप्शन दिया होता है कोई तो 5 या जो मिडिल ब्रैकेट का साइन होता है वो। लास्ट करते हैं इनको खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को होमवर्क के लिए देता हूं, वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सेट ए है x such that x belongs to natural number x² - 1 less than 0, x² - 1 less than 0। इसमें आपको बताना है इसमें कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं, कितने अवयव है और कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय है। जैसे इसमें अगर गिनने योग्य अवयव आते हैं तो अपरिमेय समुच्चय, अगर अनगिनत अवयव आते हैं तो अपरिमेय समुच्चय, अगर कोई अवयव नहीं आता है तो रिक्त समुच्चय। इसलिए आपको बताना है इसमें कितने अवयव और कौन सा समुच्चय है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए मैं बता दूं, जो 12th वाले बच्चे होंगे, 12th वाले बच्चों को थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर किया होगा तो उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और 12th वालों को मैं बता दूं कि आपके लिए रिलेशन और फंक्शन को कराने के लिए जितना बेसिक था वो बहुत हो चुका है और उससे ऊपर ही मैंने करा दिया है। तो मैं अपनी क्लास को एंड करना चाहता हूं और कल मैं आपको ये यहाँ पर समुच्चय 12th वालों के लिए पूरा हो चुका है और उससे ऊपर ही हो चुका है। कल मैं आपको रिलेशन संबंध पूरा खत्म करा दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। स्वयं दक्षम यदि वरदान परम धर्म, स्वयं दक्षम यदि वरदान परम धर्म, स्वयं दक्षम यदि वरदान परम धर्म। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन।